नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मोनू चौधरी। ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12th की ज्योग्राफी को पढ़ते हुए यानी कि भूगोल को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे थे और मानव भूगोल की चर्चा करते हुए हम मानव भूगोल का चैप्टर जो 5 है, प्राथमिक क्रियाएं क्या होती है, मानव का जो प्राइमरी सेक्टर जो होता है उसमें क्या क्या काम होता है और वो कार्य कैसे किए जाते हैं, इस चैप्टर की हम बात कर रहे थे और इसके 5 लेक्चर हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 5 के। आज हमारा जो लेक्चर नंबर है वो 6 है, यानी कि लेक्चर नंबर 6 में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम भारतीय कृषि की बात करते हुए विश्व की कृषि का विस्तृत वर्णन और विस्तृत फैलाव को हम समझ रहे थे और उस फैलाव के अंदर हम ये देख रहे हैं कि भारत के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर, पूरे वर्ल्ड लेवल पे, पूरे संसार के लेवल पर किस किस प्रकार की कृषियां की जाती है। उसमें हमने सबसे पहले जो कृषि पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि जो व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह करने के लिए जो कृषि करता है वो निर्वाह कृषि हमने पढ़ी थी और वीहट लेसी जैसे लोगों ने हमें ये बताया था कि फसल प्लस पशुपालन जो होता है उसी को कृषि कहा जाता है। तो कृषि के प्रकारों की हम बात कर रहे थे, जिसमें निर्वाह कृषि हमने पढ़ी। निर्वाह कृषि के 2 भाग हमने पढ़े। एक तो आदि मानव, जो प्राचीन समय में जो व्यक्ति हुआ करते थे, जो आदि मानव हुआ करते थे, उस समय से जो कृषि चली आ रही है उसको आदि मानवकालीन कृषि, गहन कृषि के नाम से हमने पढ़ा, आदिकालीन गहन कृषि। दूसरा आदि निर्वाह कृषि भी उसको हमने कहा। दूसरा हमने गहन निर्वाह कृषि पढ़ी, जिसमें चावल प्रधान क्षेत्र और चावल रहित क्षेत्र, जहाँ चावल होते हैं जहाँ चावल नहीं होते हैं, उन क्षेत्रों की बात की और उस पर विस्तृत चर्चा करने के बाद आज हम कृषि के और जो प्रकार है, रोपण कृषि क्या होती है, कहाँ की जाती है और कैसे की जाती है, बड़े ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद हम भूमध्य सागरीय कृषि, जैसे कि नाम से ही लग रहा है, भूमध्य रेखा के आसपास जो क्षेत्र आते हैं वहाँ जो कृषि होती है उस भूमध्य सागरीय कृषि की बात करेंगे और उस कृषि में कौन कौन सी फसलें होती है और किस प्रकार से उन फसलों को पैदा किया जाता है और वो क्या क्या काम आती है। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग और हर बार एग्जाम में पढ़े जाने वाला, हर बार एग्जाम में पूछा जाने वाला और हर साल बच्चों का बड़ा ही मज़ेदार तरीके से पढ़ने वाला टॉपिक है। इसके बाद हम विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि की बात करेंगे, यानी वाणिज्य का मतलब व्यापार करने वाला जो अनाज होता है उस कृषि की हम बात करेंगे। तो आज 3 कृषि के जो प्रकार हैं उसको हम बहुत ही शानदार और बहुत ही मस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको, है ना। कर दो शुरू, रेडी हो सब लोग? ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे रोपण कृषि। क्या देखेंगे? रोपण कृषि। पॉइंट टू पॉइंट याद करते जाएंगे, समझते जाएंगे। अपना तरीका आप जानते ही है कि क्लास में ही याद हो जाना है। कहाँ याद हो जाना है? क्लास में। सबसे पहले हम देख रहे हैं रोपण कृषि। क्या देख रहे हैं? रोपण कृषि। रोप दो खूंटा, रोप दो, अब वो जमाना नहीं रहा जब क्लास के बाद पढ़ा जाए, अब वो समय है जब क्लास का क्लास में ही याद किया जाए। रोपण कृषि क्या होती है? चुटकियों में याद करते हैं। किस में याद करते हैं? चुटकियों में याद करते हैं। इसमें कृषि क्षेत्र का आकार बहुत छोटा होता है भाई, बहुत छोटा होता है। कृषि का क्षेत्र जो होता है यानी खेत ने जो छोटा होता है भाई, खेत कैसा होता है? छोटा होता है। इसमें अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंधन और वैज्ञानिक पद्धति लगती है। इसमें पैसे बहुत लगते हैं। पैसे निवेश मतलब खर्चा बहुत लगता है। पूंजी निवेश का मतलब है पैसों का खर्चा। पूंजी निवेश का मतलब क्या है? पैसों का खर्चा। जैसे कि कोई भी काम करते हैं तो पूंजी निवेश करना पड़ता है। जैसे आपने माचिस फैक्ट्री खोली, जैसे किसी ने शक्कर की फैक्ट्री खोली, तो पहले पूंजी का निवेश करना पड़ेगा, फिर उच्च प्रबंधन करना पड़ेगा, अच्छी सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी वहां पे, रात को चोरी चीनी की चोरी करके नहीं ले जाए लोग, है ना। तो उच्च प्रबंधन करना पड़ता है। वैसे ही इस कृषि में भी बहुत पैसे लगाने पड़ते हैं और उच्च प्रबंधन का मतलब अच्छी अच्छी मशीनें, टेक्नोलॉजी, उसको कौन सी बीमारी लगने पर कौन सी दवाई जो बाहर से मंगाई जाएगी, उच्च प्रबंधन किया जाता है और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक विधि का मतलब है इस फसल को जलोढ़ मिट्टी चाहिए तो जलोढ़ लेके आओ, दोमट चाहिए तो दोमट लाओ, लेटेराइट चाहिए तो लेटेराइट लाओ, काली चाहिए काली चाहिए, क्या चाहिए? काली मिट्टी चाहिए तो काली मिट्टी लाओ, मरुस्थल की मिट्टी चाहिए तो मरुस्थल की मिट्टी लाओ। लेकिन रोपण कृषि में जो मिट्टी चाहिए वो वैज्ञानिक विधियों से तैयार की जाती है, उसमें वैज्ञानिक विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको सीधा सीधा याद रखना है कि रोपण कृषि जो होती है उसका खेत बहुत छोटा होता है। उसका खेत क्या होता है? बहुत छोटा होता है, लेकिन पैसे बहुत लगते हैं छोटे से खेत में। उच्च तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, उच्च तकनीकी का प्रयोग किया जाता है और वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? वैज्ञानिक पद्धति का। यातायात के साधन का सहयोग, जिससे बाजार व बागान, बाजार और बागान जुड़े रहे हैं, बाजार
और बागान जुड़े रहें। यातायात, भाई आपने माल तो तैयार कर दिया खेत के अंदर, फसल तो तैयार कर दी, लेकिन उसको मार्केट में ले जाने के लिए यातायात की जरूरत होती है। तो हर कृषि में जरूरत होती है, हर कृषि में तो यातायात की जरूरत होती है कि नहीं होती है? तो यातायात की जो जरूरत होती है तो उन साधनों को बाजार से बागान जुड़े रहते हैं। जैसे शक्कर मिल है, जैसे गन्ना बोया गया खेत के अंदर, गन्ने को फैक्ट्री तक लाने के लिए यातायात की जरूरत होती है। तो वहां बाजार प्लस यहाँ बागान लिखा हुआ है तो वहां गन्ने का खेत लिख देंगे। तो बाजार से बागान तक, ये बागान कृषि एक प्रकार से बागानों में होती है। कहाँ होती है? बागानों में। तो जिससे बाजार से बागान जुड़े रहते हैं, इसलिए यातायात का प्रयोग करना होता है। खेत छोटे होते हैं, पूंजी ज्यादा लगती है, उच्च प्रबंधन करना पड़ता है, वैज्ञानिक पद्धति लगती है। बाजार से बागान तक के लिए यातायात यानी परिवहन यानी साधन की जरूरत होती है। यूरोपीय लोगों ने विश्व के अनेक भागों में औपनिवेशीकरण किया तथा कृषि के कुछ अन्य रूपों की शुरुआत की, जिसे रोपण कृषि कहते हैं। अब कुछ पहले पढ़ा, रोपण कृषि है क्या? जैसे ब्रिटेन, यूरोप, ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड के जो लोग आए थे, तो ब्रिटेन के लोगों ने अलग अलग, जैसे कि 52 कंट्री ऐसे थे जिस पे कब्जा कर लिया था, उन्होंने गुलाम बना लिया था। जो आज कॉमनवेल्थ जो आप देखते हैं गेम्स, वो सारे ही वो है जिन्होंने, ब्रिटेन ने कभी जिनको गुलाम बना लिया था। तो उन देशों के अंदर ब्रिटेन वासी जाया करते थे और वहाँ के लोगों को जो है इस प्रकार की कृषि के बारे में बताया करते थे। वहाँ जो फसल होती थी, जैसे चाय हमारे यहाँ होती तो नहीं होती थी पहले, चाय हमारे यहाँ होती ही नहीं थी, हम पीना भी नहीं जानते थे। अंग्रेज नहीं होते तो चाय नहीं पीते, हम कॉफी नहीं पीते, इन चीज़ों से हम दूर रहा करते थे। तो ये जो आदत है ये अंग्रेज डाल गए, ठीक है ना। यूरोपीय लोगों ने विश्व के अनेक भागों में औपनिवेशीकरण किया, मतलब गुलाम बनाया उनको। औपनिवेशीकरण का मतलब होता है किसी राष्ट्र को गुलाम बना लेना, एक तरह से मोटे मोटे तौर पे औपनिवेशीकरण किया तथा कृषि के कुछ अन्य रूपों की शुरुआत की, जिसे रोपण कृषि आई। रोपण कृषि कहां से आई? यूरोपीय देशों से। कौन लेकर आए? यूरोपीय लोग लेकर आए। कहां लेकर आए? जो देश उन्होंने गुलाम बना रखे थे। खेत कैसा होता है? छोटा होता है। पैसे कम लगते हैं कि ज्यादा? बहुत ज्यादा लगते हैं। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ये चीजें हमने देखी रोपण कृषि की, है ना। आगे बढ़ते हैं। एक फसली कृषि, इसमें एक ही फसल होती है एक बार में, ठीक है। कृषि क्षेत्र का आकार बड़ा होता है। दोनों चीजें कैसे हो सकती है? कृषि क्षेत्र का आकार बड़ा होता है, जबकि पहले क्या था? देखिए, कृषि क्षेत्र का आकार बहुत छोटा होता है, और यहां क्या लिखा है? कृषि क्षेत्र का आकार बड़ा होता है। कृषि क्षेत्र का आकार बड़ा नहीं होता है ना। समझ गए? इसको काट देना है, क्योंकि कृषि क्षेत्र यानी खेत का जो आकार होता है ना, वो बड़ा नहीं होता है। यहां पे क्या करना है? कृषि व्यय यानी खर्चा आकार बड़ा होता है, ये याद रखना है। कृषि व्यय आकार बड़ा होता है, यानी खर्चा जो होता है उसका आकार बड़ा होता है। पैसे जो खर्च हुए हैं उसका आकार बड़ा होता है, खेत तो छोटा ही होता है। परंतु श्रमिक सस्ते मिल जाते हैं। श्रमिक सस्ते मिल जाते हैं, श्रमिक ज्यादा भी तो चाहिए, इसलिए खर्चा ज्यादा हो जाता है। श्रमिक सस्ते मिल जाते हैं। इसकी फसलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी फसलें चाय, कॉफी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केले, अनाज आदि हैं। ये कोको क्या होता है? अधिकतर बच्चे नहीं जानते। पपीते की तरह दिखने वाला होता है, जिसके अंदर 30-40 बीज होते हैं। उनको बाहर निकाल के उनको पीसा जाता है, चॉकलेट में भी काम में लिया जाता है, कुछ लोग पीने के भी काम में लेते हैं। तो कोको एक इस प्रकार का होता है, पेय पदार्थ एक तरह से। चाय और कॉफी आप जानते ही हो, मतलब अभी जो पढ़ रहे हैं हम वो रोपण कृषि यानी रोपण फसलें पढ़ रहे हैं। चाय हमारे यहाँ नहीं थी। चाय के अंदर थीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थीन एल्कोहल होता है, नशा, है ना। कॉफी के अंदर कैफीन होता है। कॉफी के अंदर क्या होता है? कैफीन। थीन क्या करता है? थकने नहीं देता है। चाय पीते हैं तो थकान गायब हो जाती है। कॉफी के अंदर कैफीन होता है। कैफीन क्या करता है? नींद नहीं आने देता है। तो अधिकतर यूपी बिहार इधर वाले बच्चे क्या करते हैं? बहुत माइंडेड होते हैं। वो क्या करते हैं? थोड़ा सा थीन के लिए और थोड़ा सा कैफीन के लिए चाय के अंदर थोड़ी सी कॉफी डाल लेते हैं, और कॉफी डालने के अंदर कारण उनको ना तो नींद आती है और न ही थकान होती है। तो चाय और कॉफी जो है रोपण कृषि है। क्या है? रोपण कृषि। तो चाय, कॉफी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केले और अनाज। तो चाय और कॉफी और कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केले और अनाज। तो इस प्रकार की जो कृषियां होती है वो रोपण कृषि है। तो रोपण कृषि समझ में आएगी नहीं आई? बहुत सिंपल है कि नहीं है? रोपण कृषि कहाँ होती है?
रोपण कृषि औपनिवेशीकरण यूरोप के जो देश थे उन्होंने जिन देशों पर औपनिवेश यानी गुलामी बनाई उन देशों में की जाती है। लेकिन कुछ महाद्वीपों की चर्चा हम अभी करने वाले हैं, अलग अलग स्थानों पर ये की जाती है। महत्वपूर्ण सवाल ये पूछा जाता है रोपण कृषि में कौन कौन सी फसलें आती है, तो आपको आंख बंद करके चाय कॉफी कोको, चाय कॉफी कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केले और अनाज, है ना। तो आराम से कैसे याद हो जाती है, किससे याद हो जाती है, कैसे कपास, कैसे केले, कैसे कॉफी और कैसे कोको, ठीक है ना। बाकी आप याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो श्रमिक सस्ते होते हैं, एक फसली कृषि होती है। सवाल ये भी पूछा जाता है, एक ही फसल होती है साल में, एक फसली कृषि, ठीक है ना। आपने चाय के बागान लगा दी तो एक साल में सिर्फ चाय पैदा होगी, दूसरा वहां कुछ भी पैदा नहीं होगा। आप कॉफी पैदा कर रहे हो तो सिर्फ कॉफी होगी, कोको कर रहे हो तो सिर्फ कोको ही होगा, रबड़ कर रहे हो तो सिर्फ रबड़ ही होगा, कपास कर रहे हो तो सिर्फ कपास ही होगा, क्योंकि बहुत समय लेती है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। रोपण कृषि पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, रोपण कृषि। फसलें कहाँ कहाँ होती है, सबसे पहले फ्रांस के जो लोग थे, अब क्या पढ़ रहे हैं हम, किन लोगों ने किस देश को औपनिवेशीकरण यानी गुलाम बनाया और वहां कृषि की, और तो कौन सी कृषि की। रोपण कृषि होती क्या है, रोपण कृषि में बाहर के यूरोपीय देशों ने कुछ दूसरे देशों पर अपना कब्जा किया और वहां के लोगों को चाय कॉफी रबड़ कोको आदि फसलें करना सिखाया। जहां खेत छोटे होते थे, मजदूर वो सस्ते वहां के गुलाम बना के ले लिया करते थे, इसलिए आपने पढ़ा ना मजदूर सस्ते होते थे, पढ़ा ना आपने श्रमिक सस्ते होते थे, क्योंकि वो गुलाम देश है उनके। जैसे कोई भी कंट्री है उसको किसी दूसरे कंट्री ने गुलाम बना लिया और वहां के लोगों को पकड़ के जो उस देश में कृषि होती है वो इस देश में कराई जाती है। जैसे भारत में चाय नहीं होती, लेकिन ब्रिटेन के लोग आए, यहाँ के लोगों को पकड़ के बोले कि चाय उत्पादित करो तुम आसाम में, पश्चिम बंगाल में चाय के बागान लगाओ तुम, यहाँ से चाय सीधी बाहर जाएगी, तो कुछ तुम लोग भी पीना सीख जाओ। तो इस प्रकार से यहाँ के लोगों को पूरा सैलरी देंगे, वो नहीं देंगे, यहाँ के लोगों को पीटेंगे मारेंगे, बेचारों को सस्ते में काम करा लेंगे। खेत पहाड़ी क्षेत्र छोटे छोटे होंगे, वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग इसलिए करना पड़ेगा, यहाँ की मिट्टी अलग है वहाँ की मिट्टी अलग है, और जो प्रबंधन है निवेश जो है पैसे तो उनको लगाने ही पड़ेंगे। वहां से चीज को लेके आ रहे हैं बीज को, वहां वापस आयात निर्यात बहुत ज्यादा होता है इसमें, वहां से बीज आता है फिर बोया जाता है, फिर अच्छी क्वालिटी की गुणवत्ता को बढ़ाया जाता है, एक साल में एक बार फसल पैदा की जाती है। तो रोपण कृषि की चीजें आप समझ चुके हैं कि रोपण कृषि है क्या। बाहर के लोग आए और वहां जो कृषि चलती है, जैसे मैं मान लो कि राजस्थान के रहने वाला हूँ और मैं यूपी में, एक उदाहरण के तौर पर राजस्थान और यूपी को हम एक बार के लिए बहुत बड़ा देश मान लेते हैं, तो राजस्थान के लोग जो है यूपी जाके वहाँ के लोगों को जो है श्रमिक के रूप में ले लेते हैं, गुलाम बना लेते हैं ना। ऐसा ऑब्जर्वर एक तरह से ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं कह रहा हूँ मैं, है ना, समझाने के लिए कह रहा हूँ, है ना। यूपी वाले हो तो बुरा मत मानना। राजस्थान के लोग यूपी में गए और वहाँ के लोगों को थोड़े दिन के लिए उपनिवेश यानी गुलाम के तौर पर रखा और उन लोगों को जो है वहाँ डरा धमका के उनसे कृषि कराई गई, एक फसल कराई गई पूरे साल में, छोटे छोटे खेत लिए गए, सस्ते मजदूर लिए गए, अन्य अच्छी टेक्नोलॉजी जो राजस्थान में चलती है जुगाड़ू टेक्नोलॉजी उसका प्रयोग किया गया और अलग अलग प्रकार से जो है काम वहाँ पे किया गया। तो जो कृषि वहाँ पे हुई है माना जाए कि चाय हुई, कॉफ़ी हुई, कोको हुआ, तो ये चीज़ें रबड़ हुआ, है ना, कपास हुई, ये सब रोपण कृषि होती है। कपास पहले भारत में नहीं होती थी, ये तो बहुत लेट आई कपास भारत में। तो ये जो फसलें आप देख रहे हैं ना ये पहले भारत में थी ही नहीं, ये तो अंग्रेज लोग लेकर आए। कौन लेकर आए? अंग्रेज लोग। तो अंग्रेज सिर्फ इंग्लैंड के ही नहीं थे, पूरे यूरोप के लोगों को और बाहर के लोगों को अंग्रेज हम कहते हैं, ये तो एक शब्द है। लेकिन यूरोप जैसे महाद्वीप है, बहुत बड़ा महाद्वीप है, तो कहाँ कहाँ के लोग कहाँ कहाँ गए और कौन सी कृषि करवाई? क्या बताओ यहाँ पे गेहूं करवाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो रोपण कृषि में नहीं है। यानी कि वो जो बाहर कृषि चलती थी वो यहाँ पे करवा रहे हैं। तो अभी जो चार्ट आपके सामने दिख रहा है, मैं इसीलिए इतना समय ले रहा हूँ आपको, ताकि ये चार्ट आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ आपको 3 कंट्री के नाम दिखाई दे रहे हैं। फ्रांस के लोग आके अफ्रीका में, फ्रांस के लोग कहाँ आएंगे? अफ्रीका में आएंगे और वहाँ के लोगों को कॉफ़ी और कोकोआ की फसल करना सिखाएंगे, तो रोपण कृषि है। ब्रिटेन के लोग मलेशिया, भारत, श्रीलंका और पश्चिम द्वीप समूह में आएंगे और वहाँ गन्ना और रबड़ करना सिखाएंगे, तो भी रोपण कृषि है। स्पेन और अमेरिका के लोग फिलीपाइंस में आएंगे और वहाँ के लोगों को नारियल की खेती करना बताएंगे, तो वो रोपण कृषि है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब देखिए कैसे, यानी वहाँ जो रोपा हुआ था उसको उखाड़ कर यहाँ रोपना, सिंपल तरीके से ऐसे ही कहा जाता है।
ऐसे लोड नहीं लिया जाता। वहां जो रोपा हुआ था खोद के, जिसको गाड़ा हुआ था, रोपना उसको कहते हैं, वहां जो रोपा गया था उसको उखाड़ कर यहां रोपना। चाय वहां होती थी, यहां पैदा कर दी। कॉफी वहां होती थी, यहां पैदा कर दी। गन्ना वहां होता था, यहां पैदा कर दिया। गन्ना इसमें नहीं है ना, है गन्ना इसमें ना, बड़े आश्चर्यचकित हो जाता। कपास वहां होती थी, यहां होती है, ठीक है। नारियल वहां होते थे, नारियल यहाँ होते हैं। रोपा जा रहा है वहां से यहाँ पर। उच्च तकनीकी का प्रयोग, वैज्ञानिकता का प्रयोग, बड़ी नेचुरल चीजों का प्रयोग। तो अब इस चार्ट को हम समझते हैं। फ्रांस वासियों ने अफ्रीका में, किसी स्थान पर, अफ्रीका में कॉफी और कोकोआ जो है उसकी फसल करना शुरू किया। अफ्रीका के लोगों को ही लेंगे, यानी फ्रांस के लोग जो है यहाँ पे आए, कहाँ पे, अफ्रीका में, और यहाँ से क्या ले लिए, सस्ते श्रमिक। क्या ले लिए, सस्ते श्रमिक। टेक्निकल और वैज्ञानिक और प्रबंधन पूंजी सब वहां से लेके आए। तो इसमें वैज्ञानिकता का प्रयोग होता है कि नहीं होता, होता है। और अफ्रीका के लोगों को यहाँ कॉफी करना सिखाया और कोकोआ करना सिखाया। ये रोपण कृषि का उदाहरण है। तो मैं पूछूं कि रोपण कृषि कहाँ होती है, तो अफ्रीका में होती है। आप कह देंगे आसानी से। अफ्रीका के लोगों को किसने सिखाया, फ्रांस वासियों ने। अब अगला देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग। ब्रिटेन ने भारत पर कब्जा किया, श्रीलंका पर किया, मलेशिया और पश्चिमी द्वीप समूह जितने भी है उन पर कब्जा करके इन तीनों को ही 1, 2 और 3, इन तीनों को ही चाय के बाग लगाना सिखाया, रबड़ लगाना सिखाया, गन्ना और केले लगाना सिखाया, गन्ना और केले लगाना सिखाया। तो ये जो फसलें होने लगी, ये ब्रिटेन वासियों की देन थी। भारत के लोगों को, लंका के लोगों को, मलेशिया के लोगों को और पश्चिम द्वीप समूह के लोगों को गन्ना और केले और रबड़ और चाय के बागान, क्या ये पहले थे, नहीं थे। स्पेन और अमेरिका ने फिलीपाइंस में, किस स्थान पर, फिलीपाइंस में, वहां नारियल करना पैदा। अब आप कहेंगे भारत में भी होता है, वो धीरे धीरे हर जगह होता था, लेकिन मोस्टली जहां किया गया वो नारियल था। अब ये तो वो था कि कहां के लोगों को किसने सिखाया, फ्रांस ने अफ्रीका को, ब्रिटेन ने मलेशिया द्वीप और भारत लंका को, स्पेन ने फिलीपाइंस को क्या सिखाया, वो फसलें लिखी हुई है, रोपण कृषि कहलाती। रोपण कृषि है कौन सी, ये जो दिखाई दे रही है, इसमें जो बाकी हमने पढ़ी थी वो ऐड कर दो। जैसे इसके अंदर चाय है, कॉफी है, ठीक है, रबड़ है, गन्ना है, नारियल है, कपास नहीं है, कपास लिख दो इसमें, है ना। तो ये वो फसलें आएगी जो रोपण की फसलें हैं, रोपण फसलें, रोपण फसलें। एक फसली होती है वो जो मैंने पहले आपको पॉइंट बताए हैं, वो इसके पॉइंट है, उनको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। कहाँ होती है, कहाँ होती है और कहाँ से आई, कहाँ से शुरू, ठीक है ना। इस प्रकार से इसको पढ़ा जाता है। तो ये हमने देखा। अब देखो, मैंने नोट करके नीचे कुछ लिख रखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉफी के बागान फेजेंडा कहलाते हैं। ये राजस्थान बोर्ड का तो फेवरेट क्वेश्चन रहा है और बाकी बोर्ड के पेपर भी मैंने देखे परसों, तो उनमें भी कई बार पूछा गया है। ये सीधा सीधा 1 नंबर का सवाल आता है, इसलिए मैंने नोट करके डाल दिया। अगर उनका फेवरेट क्वेश्चन है तो अपना भी फेवरेट क्वेश्चन होना चाहिए। कॉफी के बागान जो होते हैं यूरोप के अंदर, उनको फेजेंडा कहा जाता है। कॉफी के जो बागान होते हैं, कॉफी के जो खेत होते हैं, उनको फेजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फेजेंडा कहा जाता है, ठीक है। तो ये थी रोपण कृषि। क्या थी भाई, रोपण कृषि। आगे बढ़े, बताओ रोपण कृषि समझ में आएगी नहीं आई। अगर 2 या 3 या 4 नंबर का सवाल आएगा तो आप आसानी से कर दोगे। देखो, कुछ चीजें याद रखना है रोपण में। एक फसली कृषि है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है, सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं, खेत छोटे होते हैं, ऐसे याद रख लोगे। चाय, कॉफी, रबड़, कपास, गन्ना, नारियल वारियल सब इसमें आ जाते हैं। कहाँ के लोग आए और कहाँ आए और कौन सी कृषि की, ये हमने देख लिया। तो रोपण कृषि कितना सिंपल है कि नहीं है, ठीक है ना, बहुत आसानी से कर लोगे। रोपण के बाद अब क्या पढ़ रहे हैं, भूमध्य सागरीय कृषि। बताओ पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा, निर्वाह कृषि 1 नंबर पे थी, 2 नंबर पे रोपण आई, 3 नंबर पे भूमध्य सागरीय कृषि आ रही है। कौन सी आ रही है, भूमध्य सागरीय कृषि। आप सोचो यार, फटाफट थोड़ा सा याद होता है उसको कर लेते हैं, इससे पीछा छुड़ाते हैं 12th में। पीछा मत छुड़ाना ज्योग्राफी से, पहले चेंज कर देना आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट को। इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैंने मेरी लाइफ में नहीं देखा, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत शानदार है। आपने 12th में मन लगा के पढ़ाई कर ली तो परसेंटेज तो आएंगे जो आएंगे, नंबर तो 100 में से 100 आएंगे जो आएंगे, लेकिन कॉलेज में भी यही चीज़ें आप जब देखोगे तो खुश हो जाओगे। और आपकी खुशी का ठिकाना उस दिन नहीं रहेगा जिस दिन आप देखेंगे, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कॉम्पिटिशन के पेपर आप देंगे तो वहाँ आप देखेंगे रोपण कृषि के सवाल पूछे जा रहे हैं। रबड़ की खेती कहाँ होती है,
कपास की खेती कहाँ होती है, नारियल कहाँ होते हैं, फेजेंडा क्या है ना, ये चीजें पूछी जाती है। तो मस्त तरीके से पढ़ना है। अब क्या पढ़ने वाले हैं, भूमध्य सागरीय कृषि। देखो सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। ये पूरा वर्ल्ड बनाया हमने, पृथ्वी कुछ इस तरह से है, पृथ्वी कुछ इस तरह से है। यहां पे बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा हमने खींची जिसको हमने 0 डिग्री का, पृथ्वी है पूरी, तो पृथ्वी के मध्य में यानी यानी पृथ्वी के मध्य में खींची गई है, इसलिए ये भूमध्य रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, इसको कुछ लोग इक्वेटर और कुछ लोग विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। अब इसके ऊपर भूमध्य सागरीय जो कृषि है वो इन क्षेत्रों में होगी। यहाँ पे इसके आसपास का जो ये क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये भूमध्य सागरीय कृषि का है। कौन सी कृषि का है, भूमध्य सागरीय कृषि का। अब इससे ऊपर कोई कृषि होगी तो वो कर्क रेखा की हो जाएगी, नीचे होगी तो मकर रेखा की हो जाएगी, इस प्रकार से होती है। लेकिन ये जो मैंने गहरा किया है ये सिर्फ भूमध्य रेखा है, और इसके आसपास जो कृषि होती है ये भूमध्य सागरीय कृषि कहलाती है। देखो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं। भूमध्य सागरीय कृषि एक विशिष्ट कृषि है। हर कृषि विशिष्ट है, सब में पॉइंट लिख सकते हो आप। रोपण कृषि विशिष्ट नहीं थी क्या, थी। इसका विकास भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में हुआ, यानी भूमध्य सागर का ये जो क्षेत्र है, डायग्राम माइंड में तो सब कुछ याद हो जाएगा आपको, है ना। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में हुआ। यहाँ अधिकतर खट्टे 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 फल पाए जाते हैं। अंगूर क्या होते हैं, अंगूर हमारे भारत में तो कहाँ होते हैं, महाराष्ट्र में। तो भूमध्य सागरीय कृषि में सबसे ज्यादा खट्टे फल पाए जाते हैं। खट्टे फल में अंगूर को देखा जाता है। देखो लिख भी दिया, अंगूर की कृषि यहाँ की मुख्य विशेषता है। अंगूर खट्टे, सवाल सीधा सीधा पूछा जाता है कई बार। इसके अंदर जो मोस्ट सवाल 1 नंबर के जो पूछे जाते हैं, पहला मोस्ट सवाल बनता है फेजेंडा क्या है, मैंने आपको बता दिया थोड़ी देर पहले। दूसरा सवाल अंगूर जो है वो किस प्रकार की फसल है, तो भूमध्य सागरीय। ऐसा नहीं पूछ के वैसा पूछ लेगा, खरबूजा चाकू पे या चाकू खरबूजे पे, कटना किसको है, खरबूजा को। सवाल करना किसको है, आपको। या तो पूछेगा अंगूर ज्यादा कहाँ होते हैं, किस फसल में होते हैं, या कौन सी कृषि में होते हैं, तो भूमध्य सागरीय। या फिर भूमध्य सागरीय कृषि का सबसे अच्छा उदाहरण बताइए, तो अंगूर। अच्छी किस्म के अंगूरों से मुनक्का बनाया जाता है और किशमिश बनाई जाती है। क्या बनाया जाता है, किशमिश जानते हो ना, सूखे सूखे से अंगूर होते हैं और थोड़े से ब्लैक टाइप देखे जाते हैं, उसको मुनक्का कहते हैं। तो मुनक्का और किशमिश जिससे बनती है वो अंगूर होते हैं। वो क्या होते हैं, अंगूर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहां अंजीर व जैतून भी होता है, अंजीर और जैतून भी होता है। कहाँ पे, भूमध्य सागरीय। तो अंगूर तो आपको याद रखना ही है, साथ में जैतून भी आपको याद रखना है और अंजीर भी याद रखना है, ठीक है ना। अंजीर जैतून अंगूर, अंजीर जैतून और अंगूर जो है भूमध्य सागरीय कृषि है। कैसी कृषि है, भूमध्य सागरीय। मुख्य क्षेत्र कौन से हैं भाई, ये भूमध्य रेखा के आसपास होती है। देखो लाइन मैंने पढ़ी नहीं लेकिन आप जानते हैं इसको, है ना। भूमध्य रेखा के आसपास होती है कि नहीं होती है, यानी जिसको ये डायग्राम समझ में आ रखा है जो मैं बता रहा हूं, वो सीधा सीधा समझ जाएगा कि ये कृषि यहाँ होती है, इसमें खट्टे फल होते हैं। कैसे फल होते हैं, इसमें खट्टे, ऐसा डायग्राम बना के ऐसे लिख देना है, खट्टे फल होते हैं। कैसे फल होते हैं, इसमें अंगूर मोस्टली होता है। कौन होता है, इसमें अंजीर मोस्टली होता है। कौन होता है, इसमें अंजीर और अंगूर। इसके अलावा एक और आया था हमारे सामने, क्या आया था भाई, मुझे याद नहीं आ रहा है, क्या हो सकता है बताओ। अंगूर है, अंजीर है, मुझे याद नहीं आ रहा है, तुम लोग बता रहे हो सर जैतून है। क्या है, जैतून है। क्या है, जैतून, है ना। 3 फसलें मुख्य होती है, खट्टी खट्टी फसलें। कौन सी, खट्टी खट्टी फसलें भूमध्य सागरीय में। तो ये जिसको डायग्राम पता है वो आसानी से कर लेगा। क्या कर लेगा, आसानी से कर लेगा, ठीक है। तो मुख्य क्षेत्र कौन से हैं, मुख्य क्षेत्र देखो एज है, लिख भी दिया मैंने। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और कैलिफोर्निया, इन 3 क्षेत्रों में भूमध्य सागरीय कृषि होती है। अब भाई जो भूमध्य सागर के पास होगा वही करेगा, बेचारा दूसरा तो कर नहीं पाएगा। प्रशांत महासागर के बीच में जाके तो खूंटा रोप नहीं सकते, है ना। तो अफ्रीका में होगी, ऑस्ट्रेलिया में होगी और कैलिफोर्निया में होगी। कैलिफोर्निया की तो प्यारा नाम है ना। तो कुछ देशों के नाम, जैसे एक देश को मैंने पढ़ा होलुलुलु, कौन सा लुलु, होलुलुलु, ऐसे नाम भी देशों के हैं। और वो देश है ना बेचारे,
कुछ तो बहुत छोटे होते हैं, द्वीप समूह, द्वीपों के ऊपर बसे रहते हैं, बहुत छोटे छोटे। एक बार राजस्थान के जयपुर में जो एक्स सीएम थी वसुंधरा राजे, उन्होंने अलग अलग देशों के लोगों को वहाँ बुलाया। 14 कंट्री के देश आए, छोटे छोटे देशों के लोगों को बुलाया जो द्वीपों पर होते हैं। और द्वीपों पर जो देश होते हैं ना, वहाँ पर्यटन यानी घूमने लोग ज्यादा जाते हैं, उनके पास पैसे इतने होते हैं। तो वसुंधरा जी ने, जो सीएम थे राजस्थान के, उन्होंने इसलिए उनको बुलाया कि भाई पैसे लगाएं, यहाँ फैक्ट्रियां वगैरह खोल ले तो यहाँ के लोगों को क्या मिले, रोजगार। और वो व्यक्ति जब यहाँ आए तो मजे की बात ये कि यहाँ की ट्रेन को देख के घबरा गए, बोले इतनी बड़ी ट्रेन, वाह, हमारे तो यहाँ इतना बड़ा देश होता है। लंबी सी यूपी से राजस्थान जाने वाली लंबी सी ट्रेन को देखा, यार इतना बड़ा तो हमारा तो सिर्फ देश है, यहाँ इतनी बड़ी ट्रेन। बड़े ही मस्त तरीके से उन्होंने पूरे भारत को एंजॉय किया ना। तो जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र वो होगा जिस क्षेत्र में भूमध्य के आसपास का क्षेत्र ही होगा, तो अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और प्यारा सा नाम कैलिफोर्निया। तो ये वो देश है द्वीप समूह के जिनकी बात हम कर रहे हैं, जो बहुत प्यारे और छोड़े से लगते हैं, बहुत सुंदर देश होते हैं। कभी घूमने चलेंगे आपके साथ, है ना। तो लाडलों, कभी घूमने चलेंगे आपके साथ। आगे बढ़ते हैं। 2 कृषियां पढ़ चुके हैं हम, उससे पहले एक कृषि बड़ी वाली पहले ही पढ़ चुके हैं हम। रोपण कृषि हमने अभी अभी पढ़ी, भूमध्य सागरीय कृषि हमने अभी अभी पढ़ी। अब पढ़ रहे हैं हम तीसरी कृषि, और ये जैसे ही पढ़ेंगे हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, व्यापार किया जाता है अनाज का, व्यापार किया जाता है अनाज का। ये कृषि मध्य अक्षांशों में की जाती है। फिर बनाओ दोस्तों, फिर बनाओ दोस्तों, क्या बनाए, पृथ्वी बनाओ, टेढ़ी मेढ़ी चपटी है। ये मैं नहीं, ये रेटोस्थनीज छीके टीएस जैसे लोग बहुत पहले चले गए कि चपटी है पृथ्वी। कैसी है पृथ्वी? चपटी है बिल्कुल। ग्लोब में तो दिखाया हुआ है समझाने के लिए, बाकी ग्लोब में जैसी दिखती वैसी नहीं, उबड़ खाबड़ है। कहीं हिमालय पर्वत उठा हुआ, कहीं मैरियाना ट्रंच प्रशांत महासागर के अंदर धसा हुआ, कहीं सेवाना घास उगा हुआ है ना, कहीं कंदराएं बनी हुई। तो पृथ्वी कुछ इस प्रकार की है, पृथ्वी कुछ इस प्रकार की चपटी सी दिखाई देती है हमें पृथ्वी, चपटी सी दिखाई देती है हमें पृथ्वी। और बीच में हमने भूमध्य रेखा खींची, 0 डिग्री खींची हमने, इक्वेटर खींची, विषुवत रेखा खींची। ये सारे इस एक ही रेखा के नाम है। इसके आसपास जो कृषि हुई थी उसको हमने भूमध्य सागरीय कहा, उसको हमने क्या कहा? भूमध्य सागरीय। तो फिर अनाज कृषि कहाँ होगी? अनाज कृषि इसके आसपास के क्षेत्रों में होगी। कहाँ होगी? आसपास मध्य अक्षांशों में होगी। आडी रेखाएं जो होती है उनको अक्षांश कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? उनको अक्षांश कहा जाता है। फिर से बनाया दोस्तों पृथ्वी को, और यूं आडी आडी रेखाएं जो हमने खींची है जितनी भी, ये सारी अक्षांश कहलाती है, ये सारी अक्षांश कहलाती है। मेरा मन किया यूं ही, और कुछ खड़ी खड़ी रेखाएं मैंने खींची जो देशांतर कहलाती है। क्या कहलाती है? देशांतर। पृथ्वी पर जितनी भी खड़ी रेखाएं होती है देशांतर कहलाती है, आडी रेखाएं जो होती है अक्षांश कहलाती है। तो कवि कह रहा है ये कृषि मध्य अक्षांशों में की जाती है, तो ये अक्षांश आडी होती है, ये मध्य अक्षांश यहाँ पे फैले हुए हैं, और यहाँ जो कृषि होगी उसको अनाज कृषि कहा जाएगा। मध्य अक्षांश याद रखना है लाडले, क्या याद रखना है? मध्य अक्षांश। इसकी मुख्य फसल गेहूं है, गेहूं है, गेहूं है, गेहूं है। 3 बार बोलो, बादशाह 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 बादशाह, ठीक है ना। तो गेहूं है, कौन सी है? गेहूं। अनाज आ रहा है तो अनाज में सबसे पहले गेहूं याद आते हैं। कुछ लोगों को चावल खाते हैं तो चावल याद आते हैं, तो गेहूं करना है। चावल तो हम पढ़ चुके हैं, चावल प्रधान और चावल रहित खेती में। अन्य फसलें, मक्का, कौन सा? मक्का। फिर राई, है ना, छोग लगाने वाली। फिर जौ होते हैं, तो गेहूं जहां आते हैं जौ वहां आ जाता है। पता नहीं क्यों आता है, मिलते जुलते भी दिखते हैं दोनों, मुझे लगता है छोटे बड़े भाई है दोनों। राई बोई, ठीक है, जाती है, राई पहले आ गई। मक्का जो गेहूं, मक्का जो गेहूं। तो अनाज का नाम आते हैं, आपको याद नहीं आते क्या? मक्का, गेहूं, जो, ऐसे याद कर लो, मक्का, गेहूं, जो। अब बार बार यूपी, बिहार और इधर वाले क्षेत्र के लोग जो है उनको चावल बहुत पसंद है और खाते भी ज्यादा है। तो काफी लोगों को ये रहा, ऐसा नहीं है कि दूसरे स्टेट में पसंद नहीं है, लेकिन वहां की मुख्य फसल होगी तो उन लोगों को खाना ही पड़ता है, और खाए नहीं तो दूसरे देशों से, दूसरे राज्यों से मंगवाए तो बहुत महंगा पड़ता है। तो उनकी वो हैबिट होगी, अब उनको परेशानी नहीं होती। जो पहले जो शुरू से खा रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। तो मेरा मतलब वो नहीं है कि इस क्षेत्र के लोग ये खाते हैं ये खाते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि माइंड में चावल आता है, अनाज का नाम आती है, चावल आता है, जो चावल खाता है। दूसरा, जैसे चाय पीता है उसके माइंड में जैसे ही कहते हैं यार थकान सी हो रही है, उसके माइंड में क्या आएगी? चाय आएगी।
लेकिन कोई चाय नहीं पीता, कॉफी पीता है, उसके माइंड में क्या आएगी? कॉफी आएगी, थकान का नाम लेती। तो कई लोगों के अनाज का नाम लेते चावल माइंड में आता है, जबकि चावल रहित और चावल प्रधान हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब जो कृषि है वो अनाज कृषि है, और अनाज में गेहूं, मक्का, जौ, राई आदि को जोड़ा जाता है। इसमें यंत्रों का अधिक प्रयोग होता है, यंत्रों का बहुत प्रयोग होता है। गेहूं की खेती के लिए यंत्रों का बहुत प्रयोग होता है। कौन सी कृषि ऐसी है लाडले जिसमें यंत्रों का प्रयोग नहीं होता? पागल बना रहा है अपन को? नहीं बना रहा है क्या? हर जगह लिख सकते हो आप इस पॉइंट को। यही तो ज्योग्राफी की खासियत है। कोई सवाल बिल्कुल भी नहीं आ रहा फिर भी उसको कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कोई कृषि आपको बिल्कुल नहीं आ रही, ये तो विशिष्ट प्रकार की कृषि है। तो चेक करने वाला बोले यार गजब नॉलेज है इसको, विशिष्ट प्रकार की कृषि है यार। हर कृषि विशिष्ट होती है जब तो की जाती है। ये विशिष्ट प्रकार की कृषि है। इसमें खूब पैसे लगते हैं, लगते हैं कि नहीं लगते? हर में लगते हैं। इसमें खूब श्रमिक लगते हैं, मजदूर तो लगेंगे, इसमें श्रमिक लगते हैं, इसमें पैसे लगते हैं, ठीक है ना। इसके खेत छोटे बड़े दोनों में से एक लिख दो, ठीक है ना। ये टेक्निक मैं आपको एग्जाम टाइम बताऊंगा, नहीं तो आप पढ़ोगे नहीं, है ना। बताओ एग्जाम टाइम ऐसी टेक्निक बताऊंगा आपको जिससे चुटकियों में सवाल हो जाए ना। कमेंट बॉक्स में चुप कैसे लिख देना, सर वो टेक्निक बताओ ना। क्या लिखोगे? सर वो टेक्निक बताओ, है ना, तो मैं बता दूंगा। आगे चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है ये वाली, प्रति एकड़ उत्पादन कम, प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक। ये चीजें अलग अलग कृषि में अलग अलग होती है, ऐसे चिपका मत देना। उसमें जैसे चिपका रहोगे सब में विशिष्ट कर दिया, इसको भी सेम ही कर दो। प्रति एकड़ उत्पादन यानी 1 बीघा अगर जगह है तो वहां खेती तो कम, फसल तो कम होगी, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होगा। यानी गेहूं में लोग कम लगे रहते हैं, खेत बड़ा होता है। तो बड़े खेत में 2 क्विंटल गेहूं है तो 2 लोग काम कर रहे थे, 1-1 बोरी आ गया, 1-1 क्विंटल आ गया। तो प्रति एकड़ उत्पादन कम, यानी जितना क्षेत्र है उसके अकॉर्डिंग तो फसल कम हो रही है, लेकिन जितने लोग काम कर रहे हैं उनको बराबर मिल जाता है जितना उसको चाहिए। नहीं समझ में आया तो देखो, जैसे ये गेहूं का खेत है, दिख रहा है आपको? इस गेहूं के खेत के अंदर ये गेहूं का खेत 10 बीघा है। कितना है? 10 बीघा। अब 10 बीघा अगर खेत है तो यहाँ 2 लोग काम कर रहे हैं। कितने लोग काम कर रहे हैं? 2 लोग। 10 क्विंटल गेहूं हुआ, है ना। कितना ही हो सकता है? 18 क्विंटल कर दो, 18 क्विंटल गेहूं हुआ। अब दोनों के कितना कितना आ गया? 9-9 क्विंटल। आया कि नहीं आया? 9-9 क्विंटल आया ना। तो जमीन तो क्या थी? कमी थी, लेकिन फसल क्या? बहुत अच्छी हुई और अच्छे से पर्याप्त रूप से उनको मिल गई। तो प्रति एकड़ उत्पादन तो कम होता है, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक मिल जाता है। आगे देखते हैं कौन सी कृषि पढ़ रहे हैं, कौन सी कृषि पढ़ रहे हैं? अनाज, वाणिज्य अनाज कृषि। केबाइन के क्रू एक दिन में कई हेक्टेयर भूमि से अनाज काटने में सक्षम है। ये एक मशीन होती है जो बाहरी देशों में होती है, हमारे यहाँ नहीं होती। ये कृषि कहाँ होती है? ये सब जगह होती है, लेकिन मुख्यतः अफ्रीका में होती है, ऑस्ट्रेलिया में होती है, न्यूजीलैंड में होती है, अर्जेंटीना में होती है। अर्जेंटीना में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में और अफ्रीका में सवाल ये नहीं पूछा जाता। सवाल ये पूछा जाता है वेल्डस घास के मैदान कहाँ है, पंपाज घास के मैदान कहाँ है। इसमें घास हम नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन ये पूछा जाता है, तो आप ये कंट्री भी याद रखें। अफ्रीका में वेल्डस स्थान पे होती है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स स्थान पे होती है, न्यूजीलैंड में कैंटबरी, न्यूजीलैंड में कैंटबरी, है ना। अर्जेंटीना में पंपाज, अर्जेंटीना में पंपाज। जैसे 3-4 बार लगातार बोलने से याद हो जाता है, कुछ भी करना हो आपको। तो ये पढ़ी हमने अनाज कृषि। कौन सी कृषि पढ़ी? अनाज कृषि। और इसी के साथ हमारी 3 जो कृषियां के प्रकार थे वो हमने आसानी से कर लिए। पहले एक हम कर चुके हैं, अगले लेक्चर के अंदर हम कृषियों को खत्म कर देंगे, खात्मा कर देंगे कृषियों का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।